वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ इस मैटर में, क्योंकि मैं आप सबको बता दूँ कि मेरा पीएचडी के अंदर इनरोलमेंट हो चुका है और उसके लिए मुझे थोड़ी सी पढ़ाई करनी थी, तो उसके चक्करों में थोड़ा सा लेट हो गया। बट आगे से मैं कोशिश करूँगी कि आपको रेगुलर वीडियोज़ डालती रहूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना आए। ठीक है, जो भी पहले हुआ उसके लिए सो सॉरी, बट आई एम ट्राइंग टू बी कंटिन्यू। ओके, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां साइंस या केमिस्ट्री एक मेजर रोल या फिर 10% 20% जितने भी परसेंट वहां पे रोल अदा कर रही है केमिस्ट्री या साइंस हमारी, वो सारे क्वेश्चंस इन वीडियोस के थ्रू मैं सारे कवर अप करवा दूंगी, सारे टॉपिक्स कवर अप करवा दूंगी। किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, ये वीडियो देख लो, सारे आंसर बताऊंगी, क्यों है, कैसे है, क्यों नहीं है, क्या होता है। ठीक है, सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको देखना क्या है, एक नोटबुक ले लो। ठीक है, उसके अंदर कोई भी मेन पॉइंट जो भी मैं बता रही हूँ आप उसको नोट डाउन करते रहो। साथ के साथ अपनी आंखें खुले रखो और कान तो स्पेशल खुले रखो। आंखों से देखो और कानों से सुनो और हाथों से लिखो। सिर्फ यही काम करना आपको, पूरी वीडियो तक आपको यही काम करना है। और आपको किस टाइप के और किस टाइप के आपको क्वेश्चंस चाहिए, मैं क्या चेंज कर सकती हूँ आपके लिए, है ना, वो भी मुझे कमेंट में बताते रहा करो। इससे क्या है कि आपको जो चाहिए, क्या पता मैं उस वे में ना बता रही हूँ आपको, क्या पता मैं थोड़ा ऊपर से जा रही हूँ और आपको थोड़ा सा डीप में नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे सारे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं कोशिश करूँगी या फिर मैं 100% कोशिश करूँगी कि मैं उन सबको फुलफ़िल कर सकूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अवर वीडियो। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ये कहने की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। अब अगर मैं बात करूं कि केमिकल चेंज होता क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। केमिकल चेंज के अंदर वो होता है कि जैसे कोई भी एक मॉलिक्यूल है या फिर कोई एक चीज़ है, वो किसी दूसरी चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, वो कन्वर्ट हो गई, लेकिन अब ये जो चीज़ बनी है ये वापस यहाँ नहीं जा सकती। ठीक है, मतलब जो चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन गई वो परमानेंट है, वो वापस नहीं जा सकती, यानी इरिवर्सिबल बोल सकते हैं हम इसको। अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो देखो, जैसे आपने पानी है, पानी को आपने बॉईल किया तो वेपर बने। अब इन वेपर को वापस से ठंडा कर दो, ठंडा करोगे तो फिर से क्या बना, पानी में बना, कोई भी नया कंपाउंड नहीं बना। ठीक है, यानी ये जो फिजिकल चेंज है ये रिवर्सिबल है, यानी हम वेपर से फिर से पानी बना सकते हैं और पानी से फिर से वेपर हम बना सकते हैं। बट केमिकल चेंज में ऐसा नहीं है, एक बार जो चीज़ बन गई उसको वापस से उसी चीज़ में कन्वर्ट करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब अगर हमें इन सारे ऑप्शंस में हमें ये बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज है। तो देखो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स की अगर हम बात करें तो वैक्स है, जैसे हमने उसको मेल्ट कर दिया, ठीक है, हीट दी उसको, तो हीट देने के बाद जब हम उसको कूल डाउन करेंगे तो वो रहेगी तो वैक्स ही ना, वैक्स ही रहेगी। वैक्स से कोई अदर सब्सटेंस या अदर कोई चीज़ तो बनी नहीं, वैक्स की वैक्स ही रही, तो ये हमारा फिजिकल चेंज के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये सब फिजिकल चेंज के अंदर चला गया। अब ऑप्शन 2 है हमारे पास बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर के अंदर मैंने अभी बताया कि अगर हम H2O को बॉईल करेंगे तो वेपर के अंदर जाएगा, और वेपर को अगर हम कूल डाउन करेंगे तो हमारे पास फिर से वाटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज, मतलब यहाँ पे कोई भी नए कंपाउंड की या नई चीज़ की फॉर्मेशन नहीं हुई। अब हमारे पास आता है ऑप्शन 3, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो, ये हमारे पास आयरन है, इसके ऊपर रस्ट हो गया, जंग लगना, देखते हो ना, जब भी आसपास में घरों में देखा होगा कि आपके जो लोहे के जो गेट हैं वो ह्यूमिडिटी के अंदर या फिर मॉइस्चर के अंदर जंग पकड़ जाते हैं। ठीक है, तो जंग पकड़े हुए आयरन की और सिंपल आयरन की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, और इस जंग लगे हुए आयरन को यानी रस्टिंग ऑफ आयरन को वापस से आयरन के अंदर कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक केमिकल चेंज। केमिकल चेंज समझ में आया कि एक बार जो चीज़ बन गई उसको वापस से उसी चीज़ में बनाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, केमिकल चेंज। समझ में आया, आयरन से रस्ट होके हमारे पास क्या बन जाएगा, आयरन
ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बनने के बाद फिर से आयरन बनाना मुश्किल है, तो ये हमारा केमिकल चेंज में गया। अब देखो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास के अंदर हमारा फिजिकल चेंज के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी एक ग्लास है, आपने उसको तोड़ दिया, ये ग्लास है, आपने उसको तोड़ दिया, ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए, लेकिन क्या ग्लास से कुछ पानी बना? ग्लास आपने तोड़ा तो क्या उससे पानी बना? नहीं, ग्लास का ग्लास ही रहा। तो सिर्फ शेप चेंज हुई है, साइज चेंज हुआ है, लेकिन रहा तो ग्लास ही ना। समझ में आया? जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहेगी तो है फिजिकल चेंज, और जो चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो गई और वापस से वो चीज़ ना बन पाए तो वो हमारा क्या हो गया? केमिकल चेंज। बात आ गई समझ में? आ गया इतना समझ में? ध्यान रख लोगे तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वो किसके इक्वल होता है? तो देखो मैं कोई भी एलिमेंट मान लेती हूँ x, ठीक है, तो ये जो होगा नीचे आएगा हमारा z और ऊपर आएगा हमारा a। z किसको डिफाइन करेगा? z आपका डिफाइन करेगा मास नंबर को, ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर को, सो सॉरी z आपका डिफाइन करेगा एटॉमिक नंबर को, और a आपका डिफाइन करेगा मास नंबर को। मास नंबर, एटॉमिक नंबर ये हम बोलते रहते हैं, ठीक है। तो जो मास नंबर होता है उसका फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है मास नंबर का। और अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर का, तो एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला ये हो जाएगा न्यूट्रॉन निकालने का A माइनस में Z, ठीक है। एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर, Z हमारा नंबर है, A हमारा मास है, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू प्रोटॉन। समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर समझ में आ गया, एटॉमिक मास समझ में आ गया। कर लोगे? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन। अब रेट रिएक्शन क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा। रेट रिएक्शन होता क्या है कि जितनी हमारी कंसंट्रेशन है, सॉरी कंसंट्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं कि जितनी हमारी कंसंट्रेशन है अपॉन टाइम, यानी कितने टाइम के अंदर कितनी कंसंट्रेशन कंज्यूम हुई है, यानी एक रिएक्टेंट से कितने टाइम के अंदर कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में बनी है, ठीक है। समझ आई बात? ये होता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इससे हमें स्पीड भी पता चल जाएगी। अगर टाइम कम है और कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही है, भाई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, तो यानी वो जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो रही है, उसकी स्पीड ज़्यादा है। अब इसकी आपने यूनिट पूछी है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसकी क्या आ गई? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। बिना देखे ही सही है ये तो। समझ रहे हो ना सारे क्वेश्चंस? कहीं भी डाउट आए तो मुझे बता देना, कमेंट में राइट डाउन कर देना, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन बाद में दे दूंगी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने अभी बताया रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, यानी स्पीड के बारे में बताता है। तो इस चीज़ को कौन चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी, इसने ये पूछा है जो नहीं करेगी, जो करेगी वो नहीं पूछ रखी। क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो हैं पास पास आएंगे, तो जो हमारा कोलिजन है वो इंक्रीज़ होगा और रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। रेट के ऊपर इफेक्ट डालेगा टेम्परेचर। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि इसने इफेक्ट की पूछ रखी है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो कोलिजन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कैटालिस्ट की, तो जो कैटालिस्ट का काम होता है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन करना या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना। एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो कोलिजन होगा, यानी रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाएगी,
फास्ट होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा कैटालिस्ट का, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। प्रेशर की अगर हम बात करें, सेम बात, कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसको प्रेशराइज करो तो मॉलिक्यूल्स फिर से पास पास आएंगे तो फिर से कोलिजन होगा, फिर से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क किसका नहीं पड़ेगा, वो होगा कलर ऑफ रिएक्टेंट। कलर ऑफ रिएक्टेंट का फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कलर की जो ये प्रॉपर्टी है वो एक सिर्फ आउटर है, जो भी चेंज होते हैं वो इनर मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं, तो कलर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कलर रिएक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। समझ में आया रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, क्या उसकी यूनिट है, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, क्या फॉर्मूला है, आगे बात समझ। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी जो लॉ एनर्जी से कोरिलेट करता है या एनर्जी के बारे में बताता है उसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अब अगर हम बात कर ले एनर्जी की, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, आपने एक डेफिनेशन हमेशा बचपन में सुनी होगी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये बात सबने सुनी है कि भाई ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़ीरोथ लॉ हमें क्या बताता है, ज़ीरोथ लॉ हमें बताता है कि हीट के बारे में और इक्विलिब्रियम, हीट यानी टेम्परेचर के बारे में और इक्विलिब्रियम के बारे में। तो यानी इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डायरेक्ट कोई नाता नहीं है, कोई कुछ नहीं बताता इसके बारे में। ठीक है, अब अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ ने एक इक्वेशन दी थी कि इंटरनल एनर्जी हमारी इक्वल होगी हीट माइनस में वर्क डन, यानी जो हमारी एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हीट के ऊपर और वर्क डन के ऊपर, कि क्या कुछ हो रहा है वो हमारी एनर्जी डिसाइड करेगी, यानी ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। तो यह हमारा आंसर क्या आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमें किसके बारे में बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हमें बताता है। सेकंड लॉ हमें बताता है एंट्रोपी के बारे में, एंट्रोपी क्या है, डायरेक्शन क्या होगी, ये सब। थर्ड लॉ हमें बताता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर एंट्रोपी क्या होगी, कैसे मूव करेगी, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जो अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है। लेकिन लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हमें बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी एक रिएक्शन इक्वेशन याद कर लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये है हमारे पास हीट और ये है हमारे पास वर्क और ये है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। समझ में आई बात, ये हमारे पास बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके, समझ गए। क्वेश्चन को हम फटाफट से देख लेते हैं, इसके अंदर हम 10 से क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, देखो, द वैल्यू ऑफ डेल जी एट इक्विलिब्रियम। सबसे पहले आप ये समझो कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम ये होता है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन और जब बैकवर्ड रिएक्शन आपकी इक्वल हो जाए। ठीक है, जैसे इसके पास एक चीज़ है तो इसके पास भी एक चीज़ हो जाए, यानी ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएं, वो हमारा होगा इक्विलिब्रियम। अब डेल जी की अगर हम बात करें तो जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, याद रखना इस चीज़ को, गिब्स फ्री एनर्जी होता है डेल जी। ये हमें बताता है कि रिएक्शन चलेगी या नहीं। अब देखो, अगर हम बात करें डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में है या डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव में है तो रिएक्शन चलेगी और अगर पॉजिटिव में है तो रिएक्शन नहीं चलेगी। समझ में आया, यानी अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन हो जाएगी यानी स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर डेल जी की वैल्यू ज़्यादा है 0 से यानी पॉजिटिव में है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी या फिर होगी नहीं। समझ में आ गई बात। अब अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम, इसने पूछा है, तो जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो डेल जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम हो जाएगी, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। समझ में आया। अगर डेल जी की वैल्यू माइनस में है तो रिएक्शन होगी और अगर प्लस में है तो रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गई बात। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब सबसे पहले आप ये बताओ कि कंडक्टिविटी होती क्या है। मैं बता देती हूँ। कंडक्टिविटी ये होती है कि किसी भी चीज़ में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना ईजिली करंट फ्लो कर रहा है।
तो करंट फ्लो ज़्यादा कब होगा? जब उसका जो रेजिस्टेंस है वो तो होगा कम या ज़्यादा? रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी जो फ्लो ऑफ करंट यानी करंट के फ्लो को जो रोक दे, वो होता है हमारे पास रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपस में क्या है? रेसिप्रोकल है। और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ही हो गया कंडक्टिविटी इज अपॉन रेजिस्टिविटी, यानी रेसिप्रोकल है। तो हमें सबको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो पता ही है, ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी का क्या आ गया? इनवर्स में हो जाएंगे ऊपर जाएंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। आ गई बात समझ में? कंडक्टिविटी ये होती है कि कितना इजीली करंट फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस वो होता है कि जो रोके, करंट को फ्लो ना होने दे। तो कंडक्टिव जब रोकने वाली चीज़ कम होगी तभी तो जाने वाली चीज़ ज़्यादा जाएगी। अब आप एक बात बताओ, कॉलेज का जैसे ही गेट खुलता है तो वहाँ पे गार्ड खड़े हुए होते हैं। तो एक गार्ड है तो बच्चे नहीं रुकेंगे। अगर वहाँ पे 20 गार्ड खड़े कर दो तो बच्चे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो एक गार्ड है यानी जो रोकने वाला है वो कम है तो भागने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, बच्चे फटाफट से निकलेंगे। आगे बात समझ में? कोरिलेट कर पा रहे हो? फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन विद एच पॉजिटिव की वैल्यू ये दे रखी है। आगे बात समझ में? अब हर बच्चे को पीएच का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। हर एक चीज़ समझने से काम नहीं चलती, कुछ हमें प्रॉपर याद भी रखना पड़ता है। जैसे ये सारे फॉर्मूलेज हैं, ये जो मैं अभी बताऊंगी ये फॉर्मूले, एक तो मैंने ऊपर बताया वो फॉर्मूलेज हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस का जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। या फिर आप उसको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स निकाल लो कि कैसे क्या होता है। जैसे इसकी कंडक्टिविटी के निकाल लो कि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है, तो आपको कंडक्टिविटी का स्पेशल फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का याद है तो। आगे बात समझिए। अब अगर हम बात करें पीएच का, पीएच क्या होता है? माइनस लॉग एच पॉजिटिव। अब इसने एच पॉजिटिव की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1 × 10⁻⁵ तो मैं इसको 10⁻⁵ भी कह सकती हूँ। एक से मल्टीप्लाई करो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ कर दिया माइनस लॉग 10⁻⁵। अब ये लॉग तो आता है ना, तो 10 से 10 ये जाएगा तो हमारे पास कितना आ गया? 5 आंसर आ गया। पीएच हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। तो राइट आंसर ये। तो अगर एक बात बताऊँ, 7 पीएच किसका होता है? अगर मैं ये बोलूँ कि किसी का पीएच 7 है तो वो किसका होगा? वो होगा H2O का। और ये क्या माना जाता है? न्यूट्रल। एक हमारा पीएच स्केल होता है जिसके अंदर 1 से लेके 14 तक नंबर होते हैं, जिसके बीच में हमारा आता है 7, उसके ऊपर आता है हमारा H2O जो कि होता है न्यूट्रल। इस साइड वाले 7 से 1, 2, 3, 4, 5 वाले ये हो जाते हैं एसिडिक, ठीक है? और 7 से अबोव वाले यानी 14 तक वाले हो जाते हैं हमारे पास बेसिक, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मान लो 5 आंसर दे दे कि पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ 5, तो ये बताओ कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 से 7 के बीच में है तो वो एसिडिक है और 7 से अबोव है तो वो बेसिक है। 7 हमारा न्यूट्रल के अंदर आएगा जो हमारे वाटर का होता है। तो इस रिएक्शन के लिए मैं 10 ही क्वेश्चन करवा रही हूँ आज, क्योंकि आज स्टार्टिंग है तो बच्चे पता नहीं कैसे मूड में आए हैं, ठीक है? कल से मैं कोशिश करूँगी कि 20 क्वेश्चन करूँ। और मैं ये सोच के आई हूँ कि यार 10 क्वेश्चन करवा दो, बट ऐसे करवा दो कि जो जिसको कुछ भी नहीं आता हो, जिसने फर्स्ट टाइम ये चीज़ें पढ़ी हो, वो भी अच्छे से कर ले। तो अगर आपको ये ऐसा लग रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना है कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, या फिर मुझे कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, या फिर आपको कुछ और पढ़ना है, ठीक है? समझ में आ गई बात? आपको ये सारी बातें मुझे कमेंट में बतानी पड़ेंगी, तभी मैं कुछ अपने आप में इम्प्रूव कर पाऊँगी, ठीक है? दूसरी बात, वीडियो पूरी देख ली, इसको समझ ली, समझ में नहीं आई दोबारा देखो, अच्छी आई दोस्तों को भेजो, दोस्तों को अच्छी आई उनको ये बोलो आगे भेजो, ठीक है? सब्सक्राइब करवाओ। आपका एक सब्सक्रिप्शन या फिर आपका एक सब्सक्राइबर जब आप बढ़ाते हो तो मेरा इतना मोटिवेशन होता है कि यार चलो अच्छी बात है, कोई तो पढ़ रहा है, किसी को तो पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। समझ रहे हो ना आप सारी बातें? तो ये बात है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं डेली से डेली पढ़ाऊँ। अब बस आप मुझे ये बता देना कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका वो ठीक है या नहीं। मुझे सिर्फ इस बात की बता दो भाई, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन भी दूँ कि कौन सा सही क्यों है, गलत है वो भी गलत क्यों है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी एक्सप्लेनेशन दूँ, ठीक है? ठीक है, ओके डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।